हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफी विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन। ग्राफी विधि द्वारा हम आज गति के समीकरणों का निगमन करेंगे। और गति के समीकरणों का निगमन का तीन तरीका है। एक तो ग्राफी विधि है, दूसरा अंगगणितीय विधि है और तीसरा जो है वो समाकलन विधि है, इंटीग्रेशन मेथड है। तो हम आज सिर्फ पढ़ेंगे ग्राफी विधि द्वारा गति के समीकरणों का निगमन। तो जो गति के समीकरण हैं, जो तीन हैं, उसमें जो उसका त्वरण होता है वो क्या होता है, एक समान होता है। त्वरण का मान क्या होता है, एक समान। तो एक समान त्वरित गति के समीकरण। तो एक समान त्वरित गति के जो समीकरण है, एक समान त्वरित गति के जो समीकरण है वो क्या है, ये है। अभी इसके बारे में आगे बताएंगे कौन क्या है, ठीक है ना। ये गति के समीकरण है, ठीक है ना। जिसमें u क्या है, गतिशील वस्तु का प्रारंभिक वेग है, v उसका t समय बाद अंतिम वेग है, a एक समान त्वरण है, यस क्या है, उसका t समय में हुआ विस्थापन है, ठीक है ना। तो भौतिक राशि जो है वेग, समय, विस्थापन में संबंध बताने वाले समीकरण को ही हम लोग क्या करते हैं, गति के समीकरण। तो ये गति के समीकरण में ये वैलिड तभी है जब इसका त्वरण क्या हो, एक समान हो। यानी एक समान का मतलब कांस्टेंट हो एक तरह से, ठीक है ना। तो एक समान त्वरित गति हो रही हो। तो एक समान त्वरित गति का मतलब है कि किसी गतिशील वस्तु का जो त्वरण का मैग्नीट्यूड होता है और दिशा दोनों नियत हो। किसी गतिशील वस्तु का त्वरण और दिशा, त्वरण का परिमाण और दिशा दोनों नियत हो तो इसको एक समान त्वरित गति कहते हैं। और एक समान त्वरित गति के लिए ये वैलिड समीकरण है जिसको हम लोग गति के समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफी विधि द्वारा हम लोग इस समीकरण का निगमन करेंगे। एक समान त्वरण कहाँ होता है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से नियत ऊंचाई से जब नीचे गिरती है तो उस वक्त उसका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो नहीं बदलता, वो नियत होता है और वस्तु एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में एक समान त्वरण से गति करते हुए नीचे आती। कोई वस्तु पृथ्वी से एक नियत ऊंचाई से जब नीचे गिरती है तो एक सरल रेखा में गति करती है, उस समय उसका त्वरण जो है एक समान होता है, वो बदलता नहीं है। उसको हम लोग कहते हैं एक समान त्वरित गति, ठीक है ना। तो हम इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राफ से हम लोग जो है, तो एक समान त्वरण गति कहने का मतलब त्वरण अगर हम ग्राफ से देखें तो त्वरण किससे मिलता है, वेग समय के बीच जब हम ग्राफ खींचते हैं तो उसका जो स्लोप होता है, ढाल होता है, उससे हमें त्वरण मिलता है। तो एक समान त्वरण के लिए vt के बीच जो ग्राफ होता है एक सरल रेखा आता है। क्या आता है, एक सरल रेखा आता है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से, माना कोई वस्तु एक समान त्वरण a से एक सरल रेखा में गतिशील है। क्या है, गतिशील है, ठीक है ना। तो वस्तु का जो है प्रारंभिक वेग क्या है, वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा t समय बाद इसका अंतिम वेग जिसको कहते हैं, इसका वेग v हो जाता है और t समय में इसका विस्थापन क्या है, और t समय में इसका विस्थापन मानो s हो जाता है, s हो जाता है, ठीक है ना। तो हम ग्राफी विधि से देखते हैं। तो अगर हम वेग को y अक्ष पर, वेग को किस पे, वेग को y अक्ष पर लें और समय को x अक्ष पर लेके ग्राफ खींचें तो कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो कहने का मतलब है समय को किस पे लेना है, समय को x अक्ष पर और वेग को y अक्ष पर लें। तो इनके बीच अगर इस हिसाब से अगर एक ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है, यानी कि एक सरल रेखा आता है, ठीक है ना। इसको हम O मान लेते हैं, ये A है, ये B है। अब देखिए इसमें कि जब t बराबर क्या होता है, 0 होता है, t बराबर 0 पर वेग जो होता है, t बराबर 0 पे यहाँ देखिए कि जो वेग होता है वो क्या है, u है। देखिए यहाँ पे है वेग u है और यहाँ से यहाँ तक आता है, यानी कि ये कहने का मतलब है कि जब t बराबर t हो तो उसका वेग v होता है, यानी कि t बराबर t पर वेग क्या हो जाता है, v हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक सरल रेखा बता रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये इसका त्वरण ये है, ये क्या है, नियत। त्वरण क्या है, नियत। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो OA दिखा रहा है वो u को, ठीक है ना, और इसका नाम ओ
ए बी सी, इसको डी रख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ओ ए यू है और ओ सी क्या है, वी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक प्रारंभिक वेग उसका पहले से था, अब ये यहाँ तक जो उसका वेग है वो v है। और ओ सी को ही हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ से देखा जाए तो डी बी भी है, क्या है, डी बी है, ठीक है ना। ठीक, अब क्या करिए, इसको हमने इससे मिला दिया और ये चीज़ है कि हमने यहाँ से इसको मिला दिया, ठीक, यानी कि ओ ए के बराबर अगर हम इसमें ई राम रख दें तो एक तरह से ओ ए बराबर क्या हो जाएगा, डी ई, ये बराबर है, दो पैरेलल लाइन के बीच की दूरियां बराबर होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए कि इस तरह का ग्राफ बनता है, तो ये वाली डिस्टेंस जो है ये यहाँ से यहाँ तक का समय क्या है, टी है, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ तक का वेग उसका u था, फिर यहाँ से चेंज होना शुरू हुआ तो t समय में v हो गया, ठीक है ना। और ये अगर हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये बी ई बराबर जो हो जाएगा u v माइनस यू, और ये क्या हो जाएगा, ये समय t है, पहले समय 0 था तो वेग u था, t पर वेग v हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए अगर ग्राफ से देखा जाए तो ये इसका स्लोप है, ये मान लीजिए क्या है, थीटा है। इस लाइन का एक्स एक्स के साथ जो झुकाव होता है वो ढाल कहलाता है, और ढाल किससे मिलता है, टैन थीटा से। तो ये चित्र में देखो टैन थीटा। हाँ, एक चीज़ और है कि वेग और समय के बीच ग्राफ का जो ढाल होता है वो त्वरण देता है, क्या देता है, त्वरण। और वेग और समय के बीच ग्राफ और एक्स एक्स के बीच घिरा हुआ क्षेत्रफल जो है वो टी समय में वस्तु का विस्थापन देता है या चली गई दूरी देता है, ठीक है ना, वस्तु का विस्थापन देता है। तो अभी हम ढाल से जो है ये गति का पहला समीकरण निकालते हैं, ठीक है ना, ढाल से। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसका ढाल निकालें, वक्र ए बी का ढाल क्या होगा, या ग्राफ ए बी का ढाल, तो ढाल बराबर क्या आएगा, टैन थीटा, और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये कितना है, v माइनस यू, और आधार कितना है, t, और यही किसके बराबर होता है, त्वरण के बराबर होता है। यही किसके बराबर होता है भाई, v एक समय ग्राफ का जो ढाल होता है वो किसके बराबर होता है, त्वरण। और ये त्वरण एक समान इसलिए होगा कि एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है। तो यहाँ से अब देखिए तो a बराबर आ गया v माइनस यू अपान टी, भाई ये अपान ये, तो पूरा v है उसमें से u हमने कम कर दिया, पूरा v है उसमें से u हमने कम कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये v माइनस यू, और ये t है ही है, शुरू में t 0 था। तो अब यहाँ से देखिए तो अगर देखा जाए तो v माइनस यू बराबर इधर जाके गुणा हो जाएगा at, या v बराबर देखा जाए तो u इधर आके पक्षांतर हो जाएगा तो at, यानी कि पहला समीकरण हो गया, गति का पहला समीकरण हो गया, ठीक है ना। तो ये ग्राफ से, तो देखिए गति का पहला समीकरण जो होता है वो वेग समय ग्राफ के ढाल से मिल जाता है, वेग समय ग्राफ के ढाल से क्या करेगा, मिल जाएगा, वेग समय ग्राफ के ढाल से गति का पहला समीकरण मिल जाएगा। अब हम दूसरे समीकरण की बात करें तो वो जो है वेग समय ग्राफ जो है ए बी से नीचे घिरे क्षेत्रफल से मिलेगा। दूसरे के लिए अगर हम बात करें, तो दूसरा कब मिलेगा, जब हम इसका ग्राफ ए बी के नीचे घिरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो उस क्षेत्रफल से हमें क्या मिलता है, विस्थापन। और दूसरा समीकरण क्या देता है, दूसरा समीकरण विस्थापन तो है, दूरी है ना, तो टी समय में चली गई, हमें दूरी निकालना है। तो उसके लिए हम ग्राफ ए बी तो ग्राफ ए बी यानी उसको हम लिख सकते हैं वक्र ए बी तथा एक्स अक्ष के बीच घिरा क्षेत्रफल, ये हो जाएगा क्षेत्रफल, यानी कि वस्तु का टी समय में विस्थापन या चली गई दूरी, वस्तु का टी समय में विस्थापन, ठीक है ना। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो दूरी, मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो दूरी के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो उसको हम यस से दिखाते हैं, तो यस जो हमें मिलता है, दूरी विस्थापन क्या मिलता है, वक्र ए बी तथा एक्स अक्ष के घिरे क्षेत्रफल से मिलेगा। तो क्षेत्रफल का क्या क्या है, यहाँ पे देखिए एक आयत है और एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे मिलेगा ओ ए ई डी आयत, ओ ए ई डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए ई बी का क्षेत्रफल, ए ई बी का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो अब देखिए क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो
आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत है ये पूरा t है जो लंबाई की तरह देख रहा है t है, और ये कितना है u है, यहाँ से यहाँ तक क्या है u है ना। तो क्षेत्रफल आयत का होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो u गुणे t प्लस, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 आधार गुणे लंब या लंब गुणे आधार। तो लंब क्या है इसमें v माइनस यू और आधार क्या है t, ठीक है ना। तो ये क्या मिल गया ut प्लस हाफ। अब लोग गुणा कर दें, या अभी यहाँ पे जो है समीकरण 1 से इसकी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए समीकरण 1 से अगर हम यहाँ देखें ये a की वैल्यू ये है ना, तो जहाँ पे v माइनस यू है समीकरण 1 से देखें तो समीकरण 1 से थोड़ा सहयोग लेना पड़ेगा कि v माइनस यू की जगह हम लोग क्या रख दें at रख दें। तो s बराबर क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ, इसके जगह हम क्या रख दिए at, और at पहले से है t पहले से, तो हो जाएगा ut हाफ at स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण हो गया गति का। तो देखिए पहला समीकरण जो होता है वो वक्र के ढाल से मिलेगा, और दूसरा समीकरण जो मिलेगा वो वक्र के नीचे घिरे हुए क्षेत्रफल से मिलेगा, और तीसरा समीकरण इन दोनों की सहायता से निकालेंगे हम। तीसरा समीकरण क्या है, इन दोनों की सहायता से। देखिए तीसरा समीकरण इन दोनों की सहायता से निकालना है, तो क्या, चलिए अब गति का तीनों समीकरण जो है इन्हीं दोनों की सहायता से हम निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से हम निकालते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था v बराबर u प्लस at। अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं, इसका दोनों तरफ का क्या कर देते हैं स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब पहला समीकरण ये है, अब इसी का दोनों तरफ का कर दो स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो ये v स्क्वायर इसका करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा u स्क्वायर और a स्क्वायर, फिर ये आएगा b स्क्वायर प्लस 2ab यानी uat, यही आएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो हमें देखिए ये तो मिल गया, हमें चाहिए क्या, हमारा जो समीकरण है वो भी ध्यान में रखिए कि तीसरा समीकरण है क्या, उसी हिसाब से निकालेंगे। तीसरा समीकरण है क्या, तो तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as है, यानी हमें दो चीज़ तो मिल गया, यही चाहिए, बस इसी को हटाना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये यहाँ से 2a इन दोनों में, तो देखिए 2 इसमें अगर हम a कॉमन ले रहे हैं 2a बाहर आ गया तो ut बचा। अब इसमें 2 कॉमन ले रहे हैं तो जो चीज़ बाहर ले जाती है उसमें भाग दी जाती है, तो इसमें भाग देंगे 2a में 2a कट गया, इसमें भाग देंगे तो a कट जाएगा, एक हाफ बचेगा यानी कि at स्क्वायर बचेगा। भाई 2a कॉमन लेने का मतलब 2a से इसमें भाग देना है, इसमें भाग देंगे तो 2a कट जाएगा, केवल ut बचेगा, इसमें भाग देंगे तो a कट जाएगा, t स्क्वायर और बटे 2 बचेगा। अब समीकरण 2 से इसी को क्या कहते हैं, समीकरण 2 से इसी को s कहते हैं, यानी चूँकि s बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इस तरह से गति के तीनों समीकरण का निगमन, इस तरह से गति का तीनों समीकरण निगमित हो गया, ठीक है ना। गति का तीनों समीकरण क्या हो गया, निगमित हो गया, ठीक। आइए चलिए जो है हम अगर इसको जो है अंकगणितीय विधि से अगर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अंकगणितीय विधि से अंकगणितीय विधि से अगर हम करना चाहें अंकगणितीय विधि से, अंकगणितीय विधि में क्या होगा, पहला समीकरण आएगा त्वरण की डिफिनीशन से, त्वरण की परिभाषा से। त्वरण की परिभाषा क्या है, t मतलब ये वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल, ठीक है ना। तो वेग में परिवर्तन मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे t। अब हो गया a बराबर v माइनस यू बाई टी, या v माइनस यू बराबर ए टी, या v बराबर u प्लस ए टी। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, दूसरा कैसा मिलेगा। तो एक चीज़ समझिए यहाँ पे थोड़ा सा, औसत वेग के बारे में समझिए, यानी कि जब वेग एक समान रूप से परिवर्तित हो तब गतिशील वस्तु का
औसत वेग अगर निकाल दें, औसत वेग कैसे औसत वेग जो होता है वो अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग बाई 2 होता है। यानी कि शुरू में क्या था और लास्ट में क्या था उसका औसत ले लीजिए तो हमें एक समान वेग का मान मिल जाएगा, औसत वेग का मान मिल जाएगा कि वेग का एवरेज क्या है। ऐसा कब होगा जब वेग एक समान रूप से बदल रहा हो, ये नहीं कि अचानक बदल रहा हो, यानी कि वेग की वैल्यू जो है असमान रूप से ना बदले, एक समान रूप से बदले, ठीक है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है तो 4 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, मतलब एक समान रूप से बदल रहे। ऐसा नहीं कि 2 से अचानक 8 हो गई, 8 से अचानक 16 हो गई, 16 से अचानक 30 हो गए, ऐसा नहीं, एक समान रूप से बदले तब औसत वेग जो होता है ये होता है, ठीक है ना। औसत वेग क्या होता है, ये होता है। हमें चाहिए दूरी या विस्थापन, तो हमें मैग्नीट्यूड से मतलब है कि ये दूरी बराबर क्या होता है आप जानते हैं, तो दूरी बराबर उस वक्त होगा औसत वेग या इसी को हम लोग विस्थापन कहें। t समय में विस्थापन क्या होगा, तो औसत वेग गुणे समय, तो औसत वेग होता है v + u/2 और गुणे होता है समय, ये विस्थापन हो गया। अब यहाँ पे क्या है, समीकरण 1 से v की वैल्यू रख दें, समीकरण 1 से v की वैल्यू, तो v की वैल्यू क्या है AT, अब प्लस u पहले से है बटे पूरा का 2, यहाँ पे t है ये। अब क्या करें, ये u मिल के 2u हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2u, और ये AT है ही है बटे 2 × t, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, 2 से सब में भाग दीजिए और t से गुणा करें, 2 कट गया, t से गुणा किए, यहाँ से t से गुणा करेंगे और 2 से भाग देंगे तो हाफ AT² हो गया। तो यही गति का दूसरा समीकरण हो गया, ठीक है ना, अर्थमेटिक से। अब देखिए जो तीसरा गति का समीकरण लेना है तो वो पहले के तरह, पहले के मेथड से ले लेंगे। पहले के मेथड से मतलब क्या करेंगे, जो अभी अभी हमने बताया है कि पहले समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, पहले समीकरण के दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब इसका वर्ग कर दीजिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो v² हो जाएगा u² a² t² प्लस 2uAT। अब सिंपल क्या करिए, यहाँ पे u² मिल ही गया, 2a कॉमन ले लीजिए, तो 2a कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे बचेगा ut और यहाँ पे बचेगा हाफ AT²। और समीकरण 2 से इसी की वैल्यू को क्या कहते हैं, इसी को विस्थापन कहते हैं। बस ये तीसरा समीकरण मिल गया, ठीक है ना। तो अंगगणितीय विधि से भी बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो इस तरह से हम ग्राफी विधि से भी और अंगगणितीय मेथड से भी गति के समीकरण को आसानी से निगमित कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम पढ़ेंगे जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो समाकलन विधि द्वारा कैसे हम उसको जो है इसको जो है प्रूफ करेंगे, और समाकलन का जो फिजिक्स में कितना उपयोग है इसके बारे में चर्चा करेंगे कि क्यों समाकलन का कहाँ पे इसमें उपयोग है, और उसके मेथड से हम कितने फिजिक्स के बहुत सारे न्यूमेरिकल को, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को गति के समीकरण से कितने आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर में समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जो है हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।